हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल ऊंची उड़ान पे। जी हां दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में जा रहे हैं देखने हमारे अगले टॉप 100 की अगली सीरीज। जी हां, हमने अपने पिछले वीडियोस में 2024 के करंट अफेयर्स पे पहला वीडियो आपके लिए लेकर के आया था और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पार्ट 2। जी हां, जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स कराए जाते हैं वो आपके बेसिकली आपके पीसीएस एग्जाम्स में, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, सीजीपीसीएस हो, आरपीपीसीएस हो, है ना, या फिर आप बात कर ले हमारे पंजाब पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस की, दिल्ली पीसीएस की, इन सभी जगहों पर जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर से जो प्रश्न बनेंगे। एसएससी की बात कर ले हम तो सेंट्रल लेवल की अगर हम एसएससी पर देखें तो हमारा जो सीजीएल होता है, जो हमारे +2 लेवल होते हैं, जो सीएचएसएल है, इन सारी जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर्स के प्रश्न। इन सब के अलावा रेलवेज की अगर हम बात कर लें तो करंट अफेयर्स वहां पर भी रहते हैं। और सबसे प्यारा सेक्शन जो बैंक का सेक्शन है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईपीएस आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इतना ही नहीं, आरआरबी ग्रुप बी और एग्जीक्यूटिव के भी पोस्ट आते हैं और भी बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग सभी जगह पर आज के डेट में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण पार्ट है। राइट, तो उसी महत्वपूर्ण पार्ट को कंप्लीट करने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। क्या रहने वाला है हमारा पहला प्रश्न? ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सॉरी, क्या है पहला प्रश्न? जी हाँ, ये पहला प्रश्न हमारे सामने कि खगोल विज्ञान के 100 पुरस्कार, क्या है पुरस्कार का नाम? इस पुरस्कार का नाम है 100 पुरस्कार 2024 से भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास कुलकर्णी, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? श्रीनिवास कुलकर्णी। ठीक है जी, चलिए अब हम जानते हैं ये श्रीनिवास कुलकर्णी जो इनको मिला है 100 पुरस्कार, तो थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों मिला है। तो हमने कहा कि सर इन्हें खगोलीय क्षणिकाओं में महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया। सर खगोलीय क्षणिकाओं में बहुत कुछ कंफर्म नहीं हुआ सर, थोड़ा सा और चीजें बता दें। जैसे हम बात करेंगे हमारे सुपरनोवा की, इसके अलावा हम मिली सेकेंड पल्सर की बात करेंगे, गामा रे विस्फोट की बात करेंगे और ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं इन पर इन्होंने काम किया और इन्हें मिला 100 पुरस्कार। अगला प्रश्न आता है कि सर ये 100 पुरस्कार देता कौन है? हमने कहा कि ये 100 पुरस्कार हांगकांग के रन शॉ के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है जी, क्यों दिया जाता है? तो इसमें खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा, साथ ही साथ विज्ञान में, मतलब ये तीन क्या है, एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें हर एक आदमी को जो पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका $1.2 मिलियन, है ना जी। कितना है? $1.2 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है जी। ठीक है, अच्छा खगोल विज्ञान की अगर बात करें तो खगोल विज्ञान का सबसे पहला साक्ष्य जो हमारे भारतीय साहित्यों में मिलता है वो सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है हमारे ऋग्वेद में, है ना जी। तो हम बात करेंगे हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले हमें मिला। ठीक है, अच्छा जी, हम बात करेंगे हमारे इसकी अमेरिका की मिली थी। हमारे अमेरिकी भारतीय मूल के आदमी को मिला था। बोले हाँ जी, थोड़ा अमेरिका के बारे में सर बता देते हैं। बोले कहा, देखो भाई, सबसे पहले अमेरिका की अगर बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का महादेश है। हाँ जी ठीक है, उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। बहुत बढ़िया सर। इसकी राजधानी हमने कहा वॉशिंगटन डीसी। सर इसके अभी राष्ट्रपति कौन है? सर जो बाइडन, है ना। फिलहाल हो सकता है कि अब राष्ट्रपति के बाद ये डाटा बदल जाए, फिलहाल अभी जो बाइडन ही है। ठीक है जी, अच्छा सर अभी जो बाइडन है तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमने कहा पहले का नाम भाई जॉर्ज वाशिंगटन था, इन्हें कौन भूल सकता है ना जी। और पूरी दुनिया में सर्वमान्य मुद्रा हमारे अमेरिका की ही मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा है, जिसे हम लोग अमेरिकी डॉलर कहते हैं, है ना। और ये अमेरिकी डॉलर अब धीरे धीरे हमारे मार्केट से पूरी तरह से बाहर नहीं है और शायद एक समय, काफी लंबा समय लगेगा जब ये अमेरिकी डॉलर पूरी तरीके से बाहर होगा। लेकिन कब? ये बहुत सोचने वाली बात है ना, क्योंकि अमेरिका व्यापारी आदमी है, ये सारे जगहों पर क्या किया है ना, अपनी मुद्रा ही थोप दिया है। राइट, तो भाई अब सारे जगहों पर उसकी मुद्रा चला करती है। विश्व में जो भी व्यापार होते हैं दो देश आपस में डॉलर में ही क्या करते हैं, मुद्रा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इन सब के अलावा हम थोड़ी सी बात करें अमेरिका के ऐतिहासिक की, कि भैया अमेरिका का इतिहास क्या है। तो ऐतिहासिक बातों में हम देखेंगे कि सबसे पहले 1783 में ये किसी भी यूरोपीय शक्ति से आजाद होने वाला पहला देश था, है ना। ये पहला देश था जब इसे आजादी मिली थी 1783 में, है जी। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा सर ये तो अमेरिका बना था, तो इसका नाम पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका हमने देखा कहां पर? वर्जीनिया में। एक वर्जीनिया गैजेट नाम का अखबार था, है ना। 1776 में यहां पर सबसे पहली बार इसका जिक्र किया गया था कि ये हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अच्छा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा
कोयला भंडार अपने पास रखता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर तटरेखाएं भी हैं। इसकी जो सबसे बड़ी तटरेखा है उसे हम अलास्का कहते हैं, और जो दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है उसे हम क्या कहते हैं, हमारी फ्लोरिडा, ठीक है। ये रहा हमारा सवाल, हमारे प्रश्न कहाँ पे बने, हमारे अमेरिका से। चलिए अब हम प्रश्न आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, हम बात करेंगे पृथ्वी के वातावरण में जंगल की आग क्या है और धुएं, जंगल की आग के धुएं और बादलों का अध्ययन करने के लिए, है ना, इस उद्देश्य से प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्री फायर, है ना, आंसर हो जाएगा हमारा नासा। अच्छा सर जरा प्री फायर का फुल फॉर्म बताते चले। ये जो प्री फायर है ये होता है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। ये क्यों किया गया इसका एक्सपेरिमेंट, तो हमने कहा कि देखो भाई ये जो हमारा अंटार्कटिका और आर्कटिक देश है ना, इस जगह के ऊपर, ठीक है, क्या वैश्विक जलवायु का असर पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ रहा है, इसकी क्या की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। अच्छा सर इसे लॉन्च किया है हमने कहां से, न्यूजीलैंड से हमने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और एक चीज और इसकी खासियत है, जो लॉन्चिंग की गई है इसकी जो लॉन्चिंग है वो एक इलेक्ट्रॉन रॉकेट से की गई है ना जी, तो ये रही इसकी खासियत। अच्छा जी नासा की बात कर ले सर, ये नासा हमने कहा, हाँ जी नासा, नासा की हम बात करेंगे। नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसका मुख्यालय कहां पर है, हमारे वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना 1958 में देखने के लिए मिलेगी। और इतना ही नहीं, अभी फिलहाल हमारे जो नासा के, फिलहाल जो हमारे नासा के अध्यक्ष हैं, है ना, उनका नाम है सेनेटर बिल नेल्सन, है ना जी, सेनेटर बिल नेल्सन, राइट। तो ये रहा हमारा प्रश्न, प्री फायर मिशन, नासा, है ना, और पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका। चलिए भाई अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ये सवाल है 2024 में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से, फिर से सुनेंगे, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा हमारा राधिका सेन। दरअसल राधिका सेन के साथ साथ एक आदमी को और भी पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत मिला है, राइट। उनका नाम है धनंजय कुमार, है ना, धनंजय कुमार सिंह। और इन ये जो धनंजय कुमार सिंह है, इन्हें जो मिलने वाला पुरस्कार है वो मिला है इन्हें डेग हैमरस्कॉल्ड, राइट। और ये इन्हें मिला है मरणोपरांत, है ना, मरने के बाद, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहे थे, जिस समय ये इस समय सेवा में थे तभी इनकी जान गई थी, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा हम बात करें, ये राधिका सेन जो है ये क्या, ये सर ये पहली महिला है, हमने कहा नहीं ये दूसरी महिला है ना, ये दूसरी पर्सन है, दूसरे आदमी है जिनको मिला है। हाँ जी, तो पहले कौन है, हमने कहा सुमन गवानी, पहले ऐसे क्या थे, इन्हें ये कब मिला था, 2019 में ये पहली बार मिल चुका है, सुमन गवानी को पहली बार मिला है, ठीक है जी। अच्छा ये राधिका सेन को क्यों मिला सर, ये भी बता दीजिए सर, आखिर मिला तो राधिका सेन को क्यों मिला, तो हमने कहा कि भैया ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ये जो सॉरी हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है ना, ये क्या करता है कि इसने अपना एक ग्रुप बना के रखा हुआ है ना, शांति सैनिकों का। अब लोग क्या होते हैं, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई अधिकारी हो, है ना, ऐसे लोगों को यूनाइटेड नेशंस क्या करते हैं, वो भेजते हैं अलग अलग देशों में कि जाइए भैया वहां जाकर के शांति स्थापित कीजिए। बेसिकली ये लोग शांति सैनिकों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा इनको ये जो मिला है किस लिए मिला है, तो हमने कहा कि भाई साहब भारत जो है ना वो कांगो में क्या किया है, स्थिरीकरण मिशन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हाँ जी। और भारत जो है हमारे ये हमारे यूनाइटेड नेशन है ना, जो हमारे शांति रक्षक जो दल है, इसमें सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो पुलिसिंग के मामले में हम लोग 5वें नंबर पर आते हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों में, ठीक है जी। अच्छा सर इस संगठन की स्थापना कब की गई थी, हमने देखा 2016 में की गई थी, ठीक है। अच्छा ये जो हमारा संगठन है इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है कि ये बताइए यूएन का कौन सा प्रस्ताव था, राइट। तो याद रखेंगे कि 1325 नाम का ये क्या था, सिद्धांत था, जिसके आधार पर लोग क्या करते, हमने क्या किया है, इसकी स्थापना करी है। और क्यों की है, क्योंकि भैया इसके जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ शांति रक्षक के समर्पण और सफलता के लिए मान्यता देने के लिए इसकी क्या की गई, स्थापना की गई, है ना। चलिए अब एक जगह आया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जरा हम समझ लेते हैं कि ये हमारा जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है कि भैया ये है क्या, जरा ये देखते हैं। तो देखो कांगो नाम से एक नदी भी है और कांगो नाम से एक देश भी है, क्योंकि नदी के ही नाम पर देश का नाम कांगो रखा गया है, ठीक है।
चलिए, तो ये जो हमारा कांगो देश है, ये कहाँ देश है? हमने कहा कि सर ये हमारा अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में 11वें स्थान पे आता है। भारत का स्थान अगर हम बात करें सबसे बड़े में, तो भारत का स्थान 7वां आता है। ठीक है, चलिए जी, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें कि पहले और दूसरे पर कौन कौन है। चलिए, तटरेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये अटलांटिक महासागर के साथ बनाता है, और अगर कांगो की राजधानी पूछी जाए तो किशानसा यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और चूंकि ये कांगो नदी के तट पर है तो इस जगह का नाम कांगो पड़ा। बोले बहुत अच्छा। अच्छा सर, कांगो नदी की क्या खूबी है सर? ये भी बड़ी मजेदार नदी है। क्या मजेदार है? हमने कहा कि ये ऐसी नदी है, अफ्रीका की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार में क्रॉस करती है। कहा कि सर बहुत बढ़िया, ये तो भाई मतलब 2 बार अगर क्रॉस कर रही है मतलब काफी बड़ी नदी होगी। हमने कहा कि नील नदी के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पानी की मात्रा में ये अमेजोन के बाद सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है नील के बाद। और पानी के हिसाब से अगर बात करें कि पानी क्या लेकर के जा रही है अपने साथ, है ना, डेंसिटी की बात करेंगे, आयतन की, पानी के आयतन की बात करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा किसका? सबसे बड़ा है अमेजोन नदी, है ना, और दूसरे नंबर पर आती है हमारी कांगो नदी। काफी मजेदार नदी है, 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है क्या कि भैया कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार में काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी भारत को भूमध्य सागर को 2 भाग में या 2 बार क्रॉस करती है? राइट, चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हमारे किसकी? हमारे शांति सैनिकों की, है ना। तो यूएन, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया गया, है ना? अंतरराष्ट्रीय सैनिकों का जो हमारा, सॉरी, शांति सैनिकों का जो हमारा अंतरराष्ट्रीय दिवस है, कब मनाए? हमने कहा 29 मई को हमने इसे मनाया। अच्छा सर, मनाया तो कोई विषय भी होगा, कोई थीम भी होगा? हाँ जी बिल्कुल है। इसका थीम है भविष्य के लिए फिट, एक साथ बेहतर निर्माण, है जी। अभी हमने मनाया है 2024 में 29 मई। तो सर पहला कब मनाया गया? हमने कहा कि पहला मनाया गया था 2003 में, है ना जी। अभी इसकी बात करें तो लगभग 120 देश से भी ज्यादा यहां पर शामिल हैं। कुल मिलाकर के 76,000 से अधिक शांति सैनिक इस समय 11 अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, अलग अलग वैश्विक कार्यक्रमों में तैनात किए गए हैं। ठीक है, और इनकी बात करेंगे शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत में हुआ यह था कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक संगठन की स्थापना की गई थी। कोई भी आ सकता है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो नागरिक या कर्मी हो, आ सकते हैं। इनका का ये शुरू में अपनी पहचान था, ये लोग ब्लू हेलमेट पहना करते थे, और ब्लू हेलमेट पहनेंगे तो इनका नाम पड़ गया क्या? इनको हम लोग कह रहे थे ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स के ही नाम से इन्हें जानते हैं। राइट, और हम बात करें हमारे किस चीज की, इस ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र शांति संगठन है, इसको क्या किया गया है? अलग अलग प्रकार के आदेश को पूरा करने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एक मतलब मिला करके बनाया गया है, ताकि भैया दुनिया में क्या रहे? अमन चैन शांति बनी रहे, है ना, फिर कोई विश्व युद्ध का मामला न हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बात 1948 की है और खत्म हुआ था विश्व युद्ध, याद करिए। उसके बाद सारे लोग मिले थे, बैठे थे, नहीं भाई चलो शांति करना चाहिए ना, सारे लोग चलो भाई जो काम। चलिए भाई, अगली बात हम करेंगे हमारे, हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल है। माउंट कांगो यात्से चोटी कहां पर स्थित है? हाल फिलहाल में ये पूछ भी लिया गया प्रश्न है ना। ये हमारे लद्दाख में है। सर ये लद्दाख में है, कुछ ऊंचाई ऊंचाई है। हमने कहा कि इसकी ऊंचाई 6250 मीटर है। अगर फीट में बात करेंगे तो लगभग 20,505 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई आएगी। ठीक है सर। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? माउंट यात्से, माउंट कांगो यात्से सेकंड जो है, ये हमारी चोटी क्यों चर्चा में है? हमने कहा कि ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल फिलहाल में अभी यहाँ पर एनसीसी का एक दल भेजा गया था। कुल मिलाकर के 24 लड़के, 12 लड़के 12 लड़कियां थी उसमें, 24 कैडेट थे। एनसीसी के जो जवान होते हैं उन्हें कैडेट कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये कैडेट गए थे कितने? 24 की संख्या में 12 लड़के 12 लड़कियां, इनके अलावा 5 अधिकारी भी थे और 17 अस्थायी प्रशिक्षक भी थे। ठीक है जी। और ये जो अभियान हमारा चला था, इस अभियान का किसने हेड किया, मतलब किसने उसको लीड किया, है ना? तो हम कहेंगे हमारे एनसीसी के जो अभी हाल फिलहाल में जो महानिदेशक हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, है ना। इन्होंने क्या किया था? इस दल का नेतृत्व किया था। गए थे कहां पर? इस चोटी पर गए थे और जाकर के वहां पर इन्होंने अपना अभ्यास। ठीक है जी। चलिए, अब हम इसके बाद बात करेंगे हमारा अगला, है ना, क्या है? प्रश्न है लिथुआनिया से, है ना जी। क्या है?
कि 2024 में गीता नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। सर ये लिथुआनिया को इतना छोटा ना समझो, ये लिथुआनिया वो है जो 1990 में यूएसएसआर से अलग हुआ था, ठीक है। और आज की बात करें तो बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड और इसके अलावा रूस, है ना, कुल मिला के 4 ऐसे देश हैं जिसके हिस्से उस समय में लिथुआनिया में आते थे। बाकी उसको काट करके जब बनाया गया तो उसके बाद लिथुआनिया अपना एक अलग देश बना। तो लिथुआनिया जब अलग एक देश बना तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? हमने कहा विनियस हो जाएगी, है ना। और ये किस जगह पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो बेसिकली इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो इसकी मुद्रा हो जाएगी। और अगर अभी हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो यहाँ पर इंग्रिडा सिमोनिटे हमको दिखाई देंगे। अच्छा सर राष्ट्रपति पे आते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे कौन थे? नौसेदा साहब, है ना। नौसेदा साहब जीते तो थोड़ा चुनाव का हिसाब किताब बता देते हैं। तो इनको कुल मिला करके 74.43% मत मिले, जबकि इनके जो प्रतिरोधी थे, कौन थे? इनके जो प्रतिरोधी रहे होंगे, है ना, जो सिमोनिटे थे, इन सिमोनिटे को मिली है लगभग 24.6%। और ये भाई साहब सेकंड नंबर पे रह गए, है ना। इनके जीत की कामना करते हैं, अगली बार भाई अच्छा कहीं जीत जाओ। चलिए भाई अगली बात हम करेंगे हमारे अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, जरा हम देखने जाएंगे, है ना जी। हाल ही में 2024 में अल्लामा हलीना ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जी हाँ, इस देश का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा चाड। याद रखिएगा, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामा हलीना बने हैं, ठीक है सर। अच्छा ये जो चाड है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चाड कहाँ है, क्या राजधानी है? हमने कहा कि सर ये चाड जो है ना, ये उत्तर मध्य अफ्रीका में स्थित है और ये अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 5वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर क्या है कि ये बेसिकली ये चारों तरफ से देशों से ही घिरा है, कहीं पानी वगैरह का मतलब समुद्र वगैरह का कहीं कोई नहीं है। तो हम इसे लैंड लॉक मतलब कंट्री कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे इसे स्थल रुद्ध एक देश है, ठीक है जी। अगर इसके राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो एंजामेना इसकी राजधानी है। और भाषा की बात करेंगे तो यहाँ फ्रेंच भी चलती है, फ्रेंच के साथ साथ अरबी भी चलती है। मुद्रा की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, राइट। तो ये रही हमारे चार्ट से प्रश्न। अच्छा सर ये भी बता दीजिए कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं हमारे अल्लामा हलीना, इन्होंने किसका स्थान लिया? हमने कहा सक्सेस मसरा का इन्होंने स्थान लिया है। मतलब इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो क्या थे? सक्सेस हमारे मसरा, ठीक है जी। ये रहा हमारा प्रश्न। चलिए अब हम जल्दी से बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्या रहने वाला है अगला प्रश्न हमारा? ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना जी, कि 2024 में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? जी हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि बाहर से, है ना, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे दिया गया। डायरेक्ट सरकार बहाल नहीं कर रही है, कोई थर्ड पार्टी। सपोज करिए हमारे यहाँ बिहार में हमारा बेल्ट्रॉन जो है वो क्या है? थर्ड पार्टी है, राइट। तो वो क्या करता है, अलग अलग ऑफिस में वो अपना ऑपरेटर खुद ही भेजता है। तरीका तो ये है कि सरकार खुद से करे, लेकिन सरकार के पास इतना सारा काम है कि वो क्या करते रहे। तो उन्होंने एक फ्रेंचाइजी दे दिया बेल्ट्रॉन को, एक काम कर भाई तू ला के भर के हमारे यहाँ भर्ती दे दे बच्चे के, और वो उसे सरकार अपने पास रखती है, राइट। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया में इसी को हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग, बाहर से आना, है ना। इसमें 33% लगभग क्या किया गया है? महिलाओं को मौका दिया गया है। किसने दिया है? हमारे कर्नाटक सरकार ने। सर कर्नाटक सरकार, कर्नाटक से याद आया, ये तो भारत का राज्य, हाँ जी। राजधानी क्या है इसकी? बेंगलुरु है। अभी फिलहाल इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे सिद्धरमैया साहब हैं, ठीक है जी। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें ड्राइवर का पोस्ट आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर आता है, हाउसकीपिंग स्टाफ आएंगे, और भी जो ग्रुप C और D के पोस्ट होंगे ये सारे लोग यहाँ पर आएंगे। काम कहाँ करेंगे? सभी जगह पर, जितने स्वायत्त निकाय हैं इन सारी जगहों पर, विश्वविद्यालयों में, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इन सभी जगहों पर, इसके अलावा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, अस्पताल हैं, इन सभी जगहों पर ये काम करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा कर्नाटक की बात कर लें। कर्नाटक बहुत प्यारा जगह है, क्योंकि कर्नाटक में ही इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसे हम क्या कहते हैं? हम्पी का मंदिर, है ना। इसे हम हम्पी का मंदिर कहते हैं। और ये हम्पी का मंदिर है, ये पंपा देवी के नाम पर। किसके नाम पर? पंपा देवी। हमने कहा सर पंपा देवी, हमने कहा पंपा देवी जो है यहाँ की क्या है? स्थानीय
देवी हैं, है ना। और इन स्थानीय देवी के बारे में थोड़ा सा हम और बता देते हैं। ये पार्वती जी का दूसरा रूप है, पार्वती माता का ये दूसरा रूप है। कहा जाता है कि जब भगवान, दुनिया का पहला लव मैरिज भगवान शिव का हुआ था, और ये कहा जाता है कि जब पार्वती माता जब तपस्या करने निकली थी अपने घर को छोड़ करके, है ना, तो इनके पिताजी तो खोज ही रहे थे, और ये भाई साहब आई थी कहाँ, कर्नाटक। और इन्हीं कर्नाटक में कहा जाता है कि इन्हीं हम्पी में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उन्हीं पहाड़ियों पर माता पार्वती ने तपस्या किया था। किसको पाने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए, है जी। तो यहाँ पर ये हम्पी का बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। इतना ही नहीं, हम्पी से रिलेटेड एक और है, हम्पी में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हम्पी महोत्सव। बेसिकली यहाँ पर हाथी मार्च हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे हमारे कर्नाटक हम्पी की, तो यहाँ पर दो नदियां को कृष्णा कावेरी दिखाई दे जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर एक दोआब बनता है। अगर आप भारत के नक्शे को अगर थोड़ा सा अच्छे से और गौर से ध्यान देखें, तो यहाँ पर एक नदी है कृष्णा, यहाँ तुंगभद्रा, यहाँ पर जो एक ये जो दोआब बनता है, यहाँ यही है हमारा विजयनगर, है ना। ये जो हमने बात की हम्पी की, ये इसे पुराने जमाने में हम लोग विजयनगर के नाम से जानते हैं। और ये विजयनगर यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर है। बेसिकली इस दोआब का नाम है रायचूर दोआब। हम इसे क्या कहते हैं, रायचूर दोआब, है ना। दो आब का मतलब होता है दो पानी के बीच की जगह, ठीक है। चलिए भाई, ये तो रहा हमारा यहाँ से। अच्छा जी, लगे हाथ जरा, विजयनगर की बात आ ही गई है तो सर थोड़ा सा और बता दीजिए। विजयनगर से संबंधित एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो हमारा विजयनगर है ना, विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में किसने की थी, हमने कहा हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर प्लस बुक्का, है ना। ये दोनों भाई हुआ करते थे। कहां से थे, ये दोनों संगम वन से हुआ करते थे, है ना। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी इस देश की। और ये खत्म कब हुआ था, तो फिलहाल होता है 1565 ईस्वी में एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई को हम लोग तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध, है ना। तालीकोटा युद्ध होता है, और इसी के बाद ये हमको विजयनगर समाप्ति देखने के लिए मिलती है, ठीक है जी। तो यहीं पर है हमारा हम्पी। हम्पी वहीं पर महोत्सव मनाया जाता है, हाथी यहाँ पर मार्च किया जाता है, ठीक है जी। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल रहा, मजा आया। अगला सवाल हम बात करेंगे हमारा क्या रहने वाला है। हाँ जी, अगला सवाल हमारे सामने है 2024 में आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि DRIMS की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। DRIMS की शुरुआत किसने की है, हम बात करेंगे हमारे असम ने। हाँ जी, असम ने अकेले तो किया नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। ये जो असम ने किया है ये यूनिसेफ की सहायता से किया है। अब खुद नहीं कर पाएंगे तो भाई यूनिसेफ को बुला लिया, बोले अच्छा जी। अच्छा, इसमें ये जो DRIMS जो बनाया गया ना, ये जो ये क्या किया गया है, ये जो टेक्निक की शुरुआत की गई है, ये असम के पास अपनी एक प्रणाली थी जिसे हम लोग कहते हैं ASDMA, यानी कि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, ASDMA ने क्या किया, यूनिसेफ से हाथ मिलाया और बोला कि भाई थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है तो पहले से पता तो चलना चाहिए, और कितनी घटनाएं हुई हैं, क्या क्या क्षति हुआ है, इस सब चीजों के बारे में जानकारी हमको मिलती रहेगी, है ना। क्योंकि जितना क्षति होगा हम उतनी ही तेजी से, क्योंकि आंकड़ा हमारे पास है। सपोज करिए कि बाढ़ आ गया है, किसी एरिया में बाढ़ आया, कितने लोग बाढ़ पीड़ित हैं, है ना। लोग दौरा करते हैं ना, हवाई दौरा करते हैं कि देखे कहाँ कहाँ पर है। नेताजी लोग को क्या मिला है भाई, फ्री का फ्यूल मिला हुआ है, हेलीकॉप्टर मिला है, उड़ रहे हैं आराम से, राइट। तो ऐसे हालत में असम ने क्या किया, एक तरीका निकाल लिया, बोला कि भाई जो भी अब होगा घटना, उसमें क्या नुकसान होने वाला है, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हमको पहले से पता चल जाएगी, उस हिसाब से हम राहत व्यवस्था करा देंगे। हाँ जी, असम की अगर बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल बेबाक हैं इस समय फिलहाल, हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, और अभी फिलहाल असम के जो सचिव हैं वो है मुख्य सचिव हमारे डॉक्टर रवि कोटा। असम से जो पूछे जाने वाले अलग अलग एग्जाम्स में जो प्रश्न है, यहाँ के महोत्सव से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया बिहू बताइए कहाँ का महोत्सव है ना जी। तो हमने बात करेंगे, सिर्फ बिहू नहीं, बैसागु महोत्सव भी यहीं का है, बिहू महोत्सव भी यहीं का है, चाय महोत्सव यहाँ पर भी है ना, करम पूजा यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा माजुली माजुली महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है, और अंबुबाची महोत्सव भी मनाया जाता है। माजुली से याद आया कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, माजुली, है ना जी। चलिए भाई, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, चलिए सॉरी भारत का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक।
चलिए इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा भाई, बात तो भाई आपदा वगैरह तो बहुत होगी, बात थोड़ा एंटरटेनमेंट की हो जाए। हमने कहा चलो भाई फिल्म देखते हैं हॉलीवुड में है, चलते हैं हॉलीवुड की फिल्म जहां पर बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, है ना, उसे कहते हैं कांस। दरअसल कांस क्या है, फ्रांस का एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं कांस, है ना जी। ये कांस फिल्म फेस्टिवल है और 77वां हुआ है, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है भाई, उनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता जी। अनुसुईया सेन गुप्ता को कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अच्छा जी, तो एक चीज बताइए सर, ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि अभी ये जो काल चल रहा है यहाँ पर महिला काल चल रहा है, मतलब महिलाओं का बोलबाला है। तो भैया महिला बोलबाला है तो अध्यक्ष भी महिला होगी, तो अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अभिनेत्री ग्रेटा गेरविक को हमने क्या किया इस बार, मुख्य जूरी का मतलब वो अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, महिला काल चल रहा है। तो इतना ही नहीं, भारत की अगर बात करें तो 77 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 10 फिल्में ऑफिशियल चयन में दिखाई देंगी। 77 साल के इतिहास में पहली बार, कितनी फिल्में इस बार, 10 फिल्म है ना। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो लगभग 2021 में भी इससे पहले भी एक फिल्म इनकी आई थी जिसे हम लोग कहते हैं नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसे क्या मिला है, डॉक्यूमेंट्री का वो मिला था, मतलब फोर्टनाइट में इसको चुना गया था, है ना। इसको क्या चीज किया गया था, निर्देशकों के फोर्टनाइट में इसका सिलेक्शन हुआ था। अगर इससे पहले की हम बात करें, है ना, तो एक फिल्म थी मलयालम फिल्म जिसका नाम है स्वाहम, है ना। ये आपको 1994 में यहाँ पर हमारे कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई दे जाएंगी। हाँ जी, चलिए बढ़िया। अब भाई पलट के कोई ये सवाल नहीं करिएगा कि बॉलीवुड क्यों नहीं पहुंचता, बॉलीवुड में फिल्म ही नहीं बनती ऐसी, पहुंचेंगे कहां से। हाँ जी, चलिए अगला सवाल। अच्छा एक चीज और बता दें कि भैया ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत 1946 से की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या रहने वाला है, ये रहा हमारा पहला सवाल, मतलब अगला सवाल कि किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार कर दी है। भाई अभी तक तो सारे मटेरियल लगा रहे थे, हाँ जी, बहुत सारे पदार्थ, मतलब अलग अलग तरीके के धातु वगैरह लगा रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लकड़ी का बनाएंगे सैटेलाइट और उड़ जाएंगे कहां पर, हवा में, मतलब सैटेलाइट को उड़ाएंगे हवा में, है जी। किसने किया, हमने कहा जापान ने किया। किसने किया, जापान ने किया। अब भाई साहब इतना बड़ा काम जापान, बोला जापान ने किसी का सहयोग लिया, बोले किसका सहयोग लिया, तो जापान ने नासा का सहयोग लिया है। ठीक है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसे हम लोग जाक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, जाक्सा। जाक्सा यहाँ की क्या है, स्पेस एजेंसी है ना। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, राइट। तो ये रहा हमारा जाक्सा, इसने क्या किया है, लकड़ी का बनाया है सैटेलाइट, यानी कि सर हवा में जाएगा लकड़ी का सैटेलाइट। हाँ, कौन सी लकड़ी सर, कुछ खास लकड़ी है, आम की लकड़ी है, कटहल की लकड़ी, शीशों की लकड़ी, नीम की लकड़ी, कुछ भी लकड़ी होगी ना भाई, काहे की लकड़ी होगी। हमने कहा वो लकड़ी है मैग्नोलिया की, है ना। मैग्नोलिया की लकड़ी से क्या किया गया है, ये सैटेलाइट तैयार किया गया है, जिस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है लिग्नोसैट, मतलब वो लकड़ी से, ताकि ये जब हवा में जाए तो ऊपर जाकर के क्या करे, बहुत ज्यादा असर ना करे, है ना। तो क्या होता है कि जब धातु जब आता है ना वापस रिटर्न, धातु का जो कोई रॉकेट या फिर कोई सैटेलाइट अगर रिटर्न आता है वापस, तो ऊपर जो हमारे यहाँ ओजोन लेयर दिखाई देती है और बहुत सारा जो हमारा क्या है, जो सूर्य विकिरण से हमें बचाती है, उन सारी लेयर्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए जापान ने क्या किया, लकड़ी का ही भेज दिया, है ना। चलिए भाई अब थोड़ा सा जान लेते हैं जापान। जापान क्या है, जापान ये वही देश है जिस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था, लिटिल मैन और लिटिल बॉय और फैटमैन नाम से बम फेंका गया था, है ना। परमाणु बम बेसिकली अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। ठीक है जी, तो इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, पूर्वी एशिया का एक द्वीप समूह राज्य। राजधानी की बात करें तो सर चुटकुला याद आ जाता है ना। वो एक बार क्या की बात है, बच्चा एक क्या कर रहा था, एग्जाम में प्रश्न आया कि जापान की राजधानी क्या है। बच्चे ने पूछा, टीचर ने देख लिया, बोला ओ भाई क्या कर रहा है, तो टीचर ने दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, तो भाई सुन, एक बार टोका है दोबारा ना टोकियो, है ना। उस बच्चे ने उसको आंसर बता दिया, उस बच्चे को, टीचर को पता ही नहीं है जी कि एक बार टोका दोबारा ना टोकियो, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, टोकियो। मुद्रा की अगर बात करें है तो जापान का येन है। अगर इसके प्रधानमंत्री की बात करेंगे, है ना जी, तो फ्यूमियो किशिदा यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री। और भाषा की बात करें तो भाषा के मामले में जापानी लोग सबसे ज्यादा धनी है। क्यों धनी है, क्योंकि ये अपनी भाषा हर जगह बोलते हैं, इन्हें शर्म नहीं है कि हम कहीं भी खड़े होकर जापानी बोल रहे हैं।
ये हिंदुस्तानियों की तरह नहीं है कि खड़े होकर के अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो इन्हें शर्म आ जाए, जी नहीं, ये जापानी है और ये अपनी भाषा को बिल्कुल मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखते हैं। ये वो जापानी है, इनकी भाषा पर इनको गर्व है। एक एक जापानी जब कहीं विदेश में जा रहा होता है, जब उसे दूसरों से बात करनी होती है, वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर के चलता है कि भैया ट्रांसलेट करके बताओ, अपन तो जापानी में ही बात करेंगे। तो ये भाषा की जो गर्व है, भाषा का जो गर्व है, ये हमें जापानियों से सीखना चाहिए। ठीक है जी। इसी जापान को हम लोग उगते देश का सूरज भी कहते हैं, क्योंकि सूरज का सबसे पहले दर्शन कहाँ होता है? हमारे जापान में होता है। इतना ही नहीं, ये जापान इतना ज्यादा मतलब इतने अच्छे लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 28 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कश इंसान आपको जापान में दिखाई दे जाएंगे और बहुत ही ईमानदार लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। कहां पर? हमारे जापान में। ठीक है जी। तो जापान ने क्या किया? इतना ईमानदार और मेहनत कश इंसान ना, भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए सोचा। क्या सोचा? बोला कि चलो भाई लकड़ी का सैटेलाइट बनाए थे, हटाओ, है ना। तो लकड़ी का सैटेलाइट, जिसे हम लोग लिग्नोसैट कहते हैं, मैंगोलियन लकड़ी से इसे बनाया गया है। चलिए जी, अगला सवाल ये रहा हमारे सामने कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस स्पेस स्टार्टअप ने बनाया है? स्पेस स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब प्राइवेट, है ना जी। इसका मतलब पक्का सर कोई निजी करेगा? हमने कहा हाँ जी। तो बात करेंगे हम लोग, ये जो पहली कंपनी है कौन सी भाई? हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कौन? स्काई रूट स्टार्टअप एरो स्पेस, है ना जी। इसने क्या किया है? अपना पहला निजी क्या बनाया है? एक निजी कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया है। अच्छा जी, जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। ठीक है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे किस चीज की, हमारे जो पहला जो हमारा बनाया गया जो रॉकेट था, जिसको हम लोग पहली बार जो लॉन्च किया था निजी तौर पे, श्रीहरिकोटा से हमने, आंध्र प्रदेश में जो है, यहाँ से हमने किया था। कहाँ से? धनुष पैड, है ना। ये भारत का पहला क्या है? लॉन्चर पैड है, जहां से हम लोग क्या करेंगे? रॉकेट को लॉन्च करेंगे। ठीक है। ये भी सरकारी नहीं, ये भी प्राइवेट, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे, ये जो हमारा इंजन बना है, क्या चीज बना है? ये इंजन चेन्नई स्थित स्टार्टअप, कौन है स्टार्टअप? अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। नाम क्या है इसका? अग्निकुल कॉस्मोस। इसने क्या किया है? सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। और इसमें जिस धातु का प्रयोग किया गया है उसे हम कहते हैं इनकोनेल धातु। ठीक है। तो धातु को भी जरा याद रखेंगे कि कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया है ना। इससे पहले हमने देखा था कि हमने लकड़ी का बनाया था सैटेलाइट, जापान ने बनाया था। ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे हमारे अगला सवाल, हमारे कहां से? अफ्रीका से ही हमारे सवालों में हम चलते हैं। कहां भाई? मेनिंजाइटिस, ये एक प्रकार की बीमारी है। मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए मेन C5 ये वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दुनिया का पहला देश, है ना। किस चीज से बचने के लिए? मेनिंजाइटिस से बचने के लिए, है ना। और क्या बनाया है वैक्सीन? क्या नाम है? MEN5CV। ठीक है जी। तो बनाया है नाइजीरिया ने। अच्छा सर, थोड़ा पहले मेनिंजाइटिस के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या है? एक तरीके से मस्तिष्क और हड्डी की मतलब आसपास ये क्या होता है? एक तरीके से बुखार वगैरह हो जाता है, सूजन स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, है ना। और ये होता है, इसके होने के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, परजीवी, कवक, और भी बहुत सारे संक्रामक स्थिति हो सकती है जहां पर ये हो। अच्छा, ये सबसे ज्यादा फैलता भी वैसी जगहों पर है जहां पर थोड़ा गंदगी का मात्रा है सफिशिएंट, क्योंकि बैक्टीरिया वहीं पे ज्यादा मिलेंगे, है ना। और ऐसे हाल में सबसे बढ़िया क्या है हमारा? अफ्रीका तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका गरीब कंट्री है भाई, गरीब कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका जब हमारा गरीब महादेश है तो वहां पर तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें फैली है। ठीक है जी। तो अगर हम अफ्रीका की बात कर लें तो मेनिंजाइटिस से पूरे साल में 50% लोग किस चीज से मारे जाते हैं? 50% वृद्धि हो गई। पिछले साल 100 लोग, अगले साल 150 लोग। तो भैया स्थिति क्या हो गई? बहुत नाजुक। तब नाजुक स्थिति है तो किसी को तो भाई लेना ही पड़ेगा। तो नाइजीरिया भाई साहब आए, इन्होंने बता दिया। और नाइजीरिया ने अकेले नहीं बनाया, किसके साथ मिलाया? हमने कहा WHO के द्वारा। सर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? हमने कहा इसकी स्थापना तो हुई है 1948 में, लेकिन इसको प्रस्तावित जो किया गया था सबसे पहले 1945 में। कहा? सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक हुई थी और 1945 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसे हम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बिहाफ पर 1948 में इसकी स्थापना हुई है जी। अगर इसके हम बात करेंगे, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। और अगर हम बात करेंगे कि किसकी संस्था है ये, तो हमारे UN की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो क्या करती है? पूरे देश में, सभी देशों में, पूरे विश्व में जो बीमारियां हैं उनसे क्या लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या बचाव होगा, ये सारा कार्यक्रम हमारे WHO देखती है। ठीक है जी। चलिए भाई, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि हवा से हवा
क्षमा करेंगे, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2, नाम याद रखेंगे रुद्रम 2, किस संगठन ने विकसित की है? तो बेसिकली भारत में जो भी इस तरीके से काम होगा वो डीआरडीओ के द्वारा ही किया जाता है। हाँ जी, और ये जो हमारी मिसाइल है ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता क्या है? 350 किलोमीटर है। अगर हम रुद्रम 1 की बात करेंगे, किसकी? रुद्रम 1 की बात करेंगे तो रुद्रम 1 की स्पीड है हमारी 150 किलोमीटर रेंज है ना, कि 150 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, 150 किलोमीटर मार सकता है। कौन? हमारा रुद्रम 1। ठीक है, तो 2 बनाया 350 किलोमीटर लगा दिया। ठीक है जी, अगर लॉन्च करने की बात करेंगे तो 3 से लेकर के 15 किलोमीटर हवा में हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि भैया इसको लॉन्च हमने कहां से किया है, तो हम कहेंगे कि उड़ीसा के तट से। कहां? सुखोई 30M के 1 लड़ाकू विमान से हमने क्या किया है? इसे प्रक्षेपित किया है। ठीक है जी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो है ना, दुश्मन की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो दुश्मन का रडार होता है और जो अन्य संचार जो उपकरण होते हैं, उन सभी को क्या कर सकता है? ये नष्ट कर सकता है। मतलब कि काफी अच्छी चीज है जी। भारत पे सपोज करो कहीं से कोई मिसाइल आ गया, ये दाग दीजिए, हो गया काम खत्म। राइट जी। तो नासा की बात, हमारा डीआरडीओ की बात करेंगे, बहुत जबरदस्त। ये डीआरडीओ है क्या? हाँ जी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। कहाँ काम करती है? तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करती है। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। और अभी फिलहाल इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं, है ना, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्थापना हमने 1958 में की थी। ठीक है जी। चलिए भाई, अब अगला प्रश्न हमारे सामने रहा। अगर सेशन आपको मजा आ रहा है, आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए भाई, अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। क्या है? 88 वर्षीय पद्मश्री सम्मानित, है ना, मगुनी चरण का निधन हो गया है। ये बताइए कि इनको जो पद्मश्री मिला है क्यों मिला है ना, किस क्षेत्र में मिला है? तो हम कहेंगे इनका संबंध है कठपुतली कलाकार से। जी हाँ, कठपुतली। ये जो वो मेला वेला में हम जाते थे हम लोग पहले, है जी, तो देखते थे वो कठपुतलियां, एक घोड़ा पर एक कोई मतलब वो रहता है, बहुत सारा जानवर है, कोई मतलब उसी में इंसान भी है, और एक आदमी क्या करता है, उन सारे कठपुतलियों को अपने उंगली से क्या करता है, धागा में बांध करके, और तब वो कठपुतलियां नीचे घूमते रहती है, अगला ऊपर उंगली घुमाते रहता है। तो जैसे जैसे उंगली घुमाते हैं वैसे वैसे नीचे नीचे क्या होता है, वो रन करता है। ठीक है, और काफी मेहनत और काफी इसमें परिश्रम की जरूरत होती है, काफी ज्यादा। तो ये जो थे हमारे 88 साल के थे, कौन? हमारे मगुनी चरण साहब। इनको मिला क्या? पद्मश्री। ठीक है। अच्छा, हम जरा बात करेंगे कि ये पद्मश्री पुरस्कार जो है, ये पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? हमने कहा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली भारतीय नागरिकों को अलग अलग क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जैसे खेल में दे दिया जाता है, चिकित्सा, समाज, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, कला, है ना, सार्वजनिक जीवन, सारी चीजों में दिया जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो स्थापना 1954 में की गई थी, और ये भारत का जो सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है, जो सबसे बड़ा असैन्य सम्मान है, असैन्य सम्मान मतलब जो सिविलियंस को दिया जाए, लोगों को दिया जाए, वो है हमारा भारत रत्न। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है भारत विभूषण, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आता है हमारा पद्मश्री। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। हाँ जी, ये रहा हमारे सामने। भाई साहब जरा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या? ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में विमेंस बोल्ट उपकरण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट का नाम बताएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा दीपा कर्माकर। जी हाँ दोस्तों, दीपा कर्माकर वो जिम्नास्ट हैं जिन्हें क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा बात करें दीपा कर्माकर को, तो इनको भी पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक, जिसका नाम बदल दिया गया है, अब उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा जीएस का भी एक प्रश्न बन जाएगा, क्या राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नया नाम बताइए, या फिर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पुराना नाम बताइए। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। और हम बात करेंगे तो इनको क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला है। कब? 2017 में। और पद्मश्री अभी हम लोग बात करी थी पिछले क्वेश्चन में कि भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या है, वो पुरस्कार है जो असैनिकों को मिलता है। सैनिकों को जो मिलता है वो सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र होता है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे जिम्नास्ट की बात हम करेंगे। इन्हें क्या मिला? ये एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारतीय पदक विजेता रही हैं। बोले बहुत अच्छा। इससे पहले के सफर पे बात करेंगे, 2006 सूरत में, है ना, आशीष कुमार को क्या मिला था? फाइनल में कांस्य मिला था। 2015 की अगर हम बात करेंगे तो हिरोशिमा में हमारे, है ना,
हुआ। दीपा कर्माकर को फिर वापस से कहां से मिला था? 19 की हम बात करेंगे तो उलान बटेर जो हमारा जगह है यहाँ पर परिणीति नायक को मिला था। किस चीज में भाई? फाइनल मिला था। फाइनल मैंने कहां से मिला था? 2022 की बात करें दोहा, तो यहाँ पर आप परिणीति नायक एक बार फिर से दिखाई देंगी, है ना। अगर 2024 की बात करें तो दीपा कर्माकर, है ना, वर्ल्ड ये जो मिलेंगे हमें क्या फाइनल में फिलहाल स्वर्ण पदक हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रही बात हमारे किस चीज की, हमारे खेल से संबंधित, है ना। अब ये सवाल यहाँ से बनता है कि जरा ये बताइए कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। ये एसएससी वगैरह सवाल में डाला जा सकता है, रेलवेज वगैरह अपने सवाल में डालते हैं कि बताइए दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। बैंकिंग में ये सारी चीजें डाली जाती है। चलिए भाई ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे हमारे सामने ये रहा हमारे लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस देश ने पहली बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रोसेस, जी हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा भारत। सर ये कोलंबो प्रोसेस है, क्या है कोलंबो प्रोसेस? हमने कहा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। क्यों की गई थी? क्या भाई एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के नागरिक एक देश में आते हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों का सामना करने से बचने के लिए ये क्या है, एक संस्था बनाई गई है जो प्रवासी मजदूर के हित को लेकर बातचीत करती है, विदेशी रोजगार की बात करेगी, संविदा श्रम की बात करेगी, है ना। और ये आपस में क्या करती है, हमें बताते रहती है, गाइडलाइंस देती है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो हम बात कर रहे थे हमारा जो कोलंबो प्रोसेस है, बेसिकली ये है क्या, ये हमारा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों के क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है ना। इसके तहत हमने तो बता ही दिया आपके। और अगर हम बात करें कि भाई पूरे अगर इस कोलंबो प्रोसेस में सदस्य देशों की संख्या है तो कुल मिलाकर के एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए भाई ये रहा हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखने चलते हैं भाई क्या है। चलिए ये रहा हमारे सामने, बहुत बढ़िया। अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई। यह हर साल मनाया जाता है ना। नो टोबैको डे हम लोग कहते हैं। चलिए जी, इतना ही से याद आया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस से याद आया, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? मजदूर दिवस ये मनाया जाता है आपको 1 मई को, है ना जी, 1 मई को। और 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है जी। अच्छा, ये भाई कब से मनाया जा रहा है, क्या है थोड़ी इसकी कहानी, इसको इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो इसको दरअसल क्या हुआ कि 1987 में, है ना, विश्व जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन में जितने लोग थे, है ना, उन जो देश थे उन सारे देशों को बुलाया गया, सारे लोग बैठे, है ना, सारे लोग तंबाकू से परेशान थे, सारे लोग परेशान थे। भारत में जो अगर भारत की बात कर लें तो जहांगीर पहला शासक था जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो जहांगीर अपने दरबार में बैठा है जी, और जहांगीर जैसे बैठा है और उसके मंत्री लोग, अब जहांगीर कुछ बोल रहा है भाई, मंत्री लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, भाई क्या करे। अब जहांगीर इतना परेशान हो गया, बोला बैन करो यार इसको। अकबर अपने मरने से 1 साल पहले तंबाकू देखा था, मात्र 1 साल पहले, है ना, अकबर अपने मरने से पहले। जहांगीर तो बैन कर दिया था। तो भाई 1988 में सारे देश वाले परेशान कि भाई क्या करें, तो आके भाई अब एक काम करो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिवस मनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व तंबाकू दिवस। और ये जागरूकता लेके जाएंगे पूरे विश्व में कि भाई साहब तंबाकू को सेवन नहीं करना है, से नो टू टोबैको, है ना, स्टॉप स्मोकिंग, वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई के दिन हम ये दिवस मनाएंगे, है ना। अगर हम तंबाकू की बात करें तो कुल मिलाकर के दुनिया के 125 देश में तंबाकू का उत्पादन होता है और दुनिया भर के 80% पुरुष जो है वो तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं। ठीक है जी। अकबर ने कब इसे देखा था? 1604 में। और बैन किसने लगाया था? जहांगीर ने, इसके बेटे ने। चलिए भाई, इसके बाद हमारा आज का ये अगला प्रश्न क्या है भाई, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे टूर्नामेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 81.58 मीटर का थ्रो के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर हो जाएगा डीपी मनु। क्या आंसर होगा हमारा? डीपी मनु, है ना। इन्होंने क्या किया है, भाला फेंक में डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। बोले बहुत अच्छा। अच्छा, इस सिर्फ स्वर्ण पदक डीपी मनु नहीं जीता है, और भी खेलों में और भी लोगों ने जीता। किसने जीता? कुल 3 लोगों ने। किन्होंने? पहला डीपी मनु ने, दूसरे नैना जेम्स ने, तीसरे अंकेश चौधरी ने। भाला फेंक में तो हमने देख लिया डीपी मनु। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए नैना जेम्स का संबंध किस खेल से है? लंबी कूद। अंकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? दौड़। ठीक है जी। अगर हम रजत पदक की बात करें तो कुल 3 लोगों को भी रजत पदक मिला है। कौन कौन है? सोमनाथ चौहान, देव मीना, नित्या रामराज। ठीक है जी। सोमनाथ चौहान को 800 मीटर की दौड़ में मिला,
देव मीना की हम बात करेंगे तो पोल वॉल्ट में मिला है, और नित्या रामराज की बात करेंगे तो हम 100 मीटर, क्षमा करें 100 मीटर की बाधा दौड़ में मिला है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कांस्य पदक भी मिला है, उनका नाम है वीके विस्मैया। इन्हें 400 मीटर के दौड़ में क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो ये रही पदकों की संख्या, है ना। तो खैर बहुत ज्यादा पदक तो है नहीं भैया, चीन से तो हम लोग बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए, है ना। हम लोग इसीलिए पीछे रह गए, हम इन सारे खेलों में इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हम इस खेल में सबसे आगे रह गए। हम आईपीएल वाले हैं यार, हमारे भारत में इतना ज्यादा ना क्रिकेट को प्रमोट कर दिया गया है कि बाकी दूसरे खेलों को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये रहा हमारे सामने आईपीएल, है ना जी। ये आईपीएल जो है इस बार हुआ था, फिलहाल इसका 17वां सीजन है। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 17वें सीजन का चैंपियन खिताब किसने जीता? जी हाँ, कोरबो लुड़बो जीतबो, है ना जी। वो हमारे शाहरुख खान वाले, वो हमारे गौतम गंभीर वाले, राइट। नाम हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर। जी हाँ, यही हमारे रिंकू सिंह वाले, ये हमारे सूर्य कुमार यादव पहले यही से हुआ करते थे, राइट। ये उस वो क्या कहते हैं, बहुत ही तगड़ी टीम हुआ करती थी भाई साहब ये। और अब वापस इसके कौन बने हैं? कोच बने इसके गंभीर, है ना। और गंभीर तो भाई गंभीर भाई देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, अगला तो हड़का के रखे हुआ है वो सीनियर मेंस टीम को। ये तो फिर भी आईपीएल वाली टीम थी, सब पर चढ़ा रहता था भाई गंभीर, हमेशा देखते थे इसको स्माइल कभी नहीं आता है गंभीर के। और प्लेयर विकेट भी ले रहा है तो, प्लेयर आउट भी हो गया तो, रन खा रहा है, मतलब कुछ भी हो जाए वो बेचारा ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब हंसी आई थी या नहीं उसके चेहरे पे, राइट। वो खुद ही गंभीर रहता है, मतलब चढ़े हुए थे भाई साहब, है ना। तो इस बार कलकत्ता को जीता के माना, बोला कि नहीं इस बार तो जीत होगी। ठीक है, आईपीएल की बात करेंगे, ये इनकी तीसरी ट्रॉफी थी। इससे पहले भी 2 बार जीत चुके हैं, 2012 2014 में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, इस बार अगर बात करेंगे फाइनल कहाँ हुआ था, तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में पड़ता है ना। ये यहाँ पर इसका फाइनल खेला गया था। विजेता की बात करेंगे तो जो विजेता टीम होती है ना, जो विजेता टीम थी हमारी कौन, हमारी केकेआर, उसको लगभग 20 करोड़ रुपए मिले। जो उप विजेता टीम है यानी कि हमारी सनराइजर्स हैदराबाद, इसे लगभग 12.5 करोड़ रुपए मिले। इतना ही नहीं, जो बल्लेबाज सर्वाधिक रन बनाता है ना, उसे एक कैप दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कैप, और वो मिला है हमारे नन अदर देन किंग कोहली, विराट कोहली, है ना जी। आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, 741 रन उन्होंने बनाया है, राइट। आरसीबी के जितने भी फैंस हैं वो विराट कोहली के ही फैंस हैं, है ना जी। चलिए अगली बात करेंगे, पर्पल कैप, ज्यादा विकेट ले लिया है तो पर्पल कैप वो किसे मिला है? हमारे हर्षल पटेल, जो कि हमारे पंजाब से खेलते हैं, और इन्हें कुल मिलाकर के 24 विकेट दी गई है। ठीक है जी, अब 24 विकेट इन्होंने लिया, और इन दोनों को ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में आपने बहुत अच्छा खेला है, सबसे ज्यादा रन बनाया है तो भी 10 लाख, सबसे ज्यादा विकेट लिया तो भी 10 लाख। अगर हम बात करेंगे हमारे इस आईपीएल की, तो अब तक ये आईपीएल सबसे पहले शुरू किया गया था कब? 2008 में, है ना। और बात करेंगे चेन्नई की, है ना, सीएसके की, तो भैया टूर्नामेंट की बाकी टीमें खेलती ही हैं इसलिए क्योंकि वो फाइनल में सीएसके के साथ खेल सके, चेन्नई सुपर किंग के साथ खेल सके। अब तक 10 बार फाइनल में पहुंची है, और 2 साल जो नहीं पहुंचे थे ना, वो पुणे वाली टीम लेकर के वहां भी, है ना, तो वहां भी राइवलरी काफी अच्छी देखने के लिए मिली थी। इन 10 में से 5 जीते और 5 हारे, और इतना ही नहीं, यही खाता आरसी ये मुंबई का भी है। मुंबई ने भी क्या जीता है? कुल मिलाकर के 5 बार इसे जीता है। ठीक है, और आरसीबी की अगर बात कर ले, चूंकि भैया विराट कोहली साहब, सॉरी आई एम सो सॉरी सर, अगर आरसीबी की बात कर ले, है ना, तो भाई आरसीबीएन फैंस बुरा ना हो, बुरा ना माने, आरसीबी के खाते में अब तक एक भी नहीं आया है, राइट। उम्मीद करते हैं कि जितनी ही जल्दी हो सके भाई आरसीबीएन फैंस आपको ये खुशी का मौका जरूर विराट कोहली देंगे, है ना। पूरी आपके साथ में हमारी हमदर्दी है। खैर ये स्टूडेंट्स अब बन जाते हैं वापस, है ना, क्रिकेट लवर से वापस स्टूडेंट बन जाते हैं। चलिए ये रहा हमारा सेशन, कैसा लगा हमारा सेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, है ना, क्या अच्छा पार्ट लगा, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, सारी चीजों के साथ हम उम्मीद करेंगे एक पॉजिटिव कमेंट का, एक लाइक का, शेयर का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में बैठे हैं जिन्हें ग्रुप नहीं मिलता, उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम चीज लिख करके आपको दे दूं ताकि बहुत ज्यादा आपको उतारने में या वो उस तरीके से परेशानी ना हो। चलिए भाई, मिलते हैं आप अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सेशन में बने रहेंगे। जय हिंद।